नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम पाथफाइंडर में। यहाँ आपके लिए लेटेस्ट जॉब्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स, एडमिशन्स और उनसे रिलेटेड जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स होते हैं वो लेकर आते हैं। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो टॉप 10 हाईएस्ट पेइंग गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में होने वाली है, यानी कि जो जिन गवर्नमेंट जॉब्स की सबसे ज़्यादा वेतन है उनके बारे में हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के लोग इतना क्यों चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब में जाना, जबकि प्राइवेट सेक्टर में आज के समय में अच्छी ग्रोथ है, वेतन बहुत अच्छा है, कम वर्किंग आवर्स है, आपको 5 दिन काम करना है हफ्ते में, और भी बहुत सारे पर्क्स हैं वहाँ भी। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में जाने का जो जज्बा है, जो लोग जाना चाहते हैं वो इसलिए ज़्यादा जाना चाहते हैं कि पहली चीज़ तो वहाँ पर वेतन के अलावा और भी चीज़ें हैं जो फ़ायदे हैं, जैसे कि अलाउंसेस बहुत ज़्यादा हैं, रहने को आवास मिलते हैं ऑफिसर ग्रेड पे अगर आप जा रहे हैं तो, और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। उसके अलावा आप हमारे देश के विकास में भागीदारी होने का सीधा-सीधा आपको मौका मिलता है, यानी कि अगर आप किसी गवर्नमेंट संस्था में ऑफिसर हैं, तो आप जो देश के विकास के लिए जो भी नई योजनाएँ आ रही हैं, तो उनमें उनको बनाने में और उनको बनाने के बाद आप उनको लागू करने में सीधा आपका योगदान रहेगा। तो वो चीज़ें कुछ हैं जो गवर्नमेंट जॉब को आज भी लोगों के बीच में बहुत ही प्रचलित बनाती हैं। तो यहाँ मैं आपके उसी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ कि कौन-सी वो गवर्नमेंट जॉब हाईएस्ट है जिनकी सबसे ज़्यादा सैलरी है। क्योंकि वो सारी चीज़ें अपनी जगह हैं कि आपको प्रतिष्ठा मिल रही है, आपको समाज में रिस्पेक्ट मिल रही है, पर फिर भी वेतन हर एक कोई देखता है कि उन तो इसीलिए मैं उन्हीं के बारे में बात करने वाला हूँ कि कौन-सी जॉब्स ऐसी हैं जिनके सबसे ज़्यादा वेतन है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहली जॉब है जिसके बारे में पहले तो मैं आपको सारी बता दूँ कौन से हमने लिस्ट में रखी। सबसे पहले तो आईएएस एंड आईपीएस है, जिनको हम सिविल सर्विसेज के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में सब जानते हैं। दूसरा एनडीए एंड डिफेंस सर्विसेज है, जिसको भी हमारे थल सेना, जल सेना, वायु सेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स, नेवी या फिर इंडियन आर्मी में जाना चाहता है तो उनके लिए ये एनडीए एंड डिफेंस सर्विसेज है। फिर इसरो एंड डीआरडीओ में साइंटिस्ट एंड इंजीनियर है। फिर आरबीआई ग्रेड बी है। फिर इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है और उसके बाद पीएसयू जॉब्स हैं। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, लेक्चरर्स हैं अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ में। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जॉब है, यानी कि जिसको एसएससी की जॉब्स हैं। फिर सेबी ग्रेड बी, इसमें असिस्टेंट मैनेजर की बात करते हैं, या नाबार्ड, जो कि नेशनल बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट जिसको और कहते हैं। ये टॉप 10 जो है, जो सबसे ज़्यादा वेतन वाली जॉब्स हैं। तो चलिए अब मैं इनको एक-एक करके एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिए। तो सबसे पहली जिसके बारे में बात करने वाला हूँ वो है आईएएस एंड आईपीएस। तो आईएएस और आईपीएस के बारे में कौन नहीं जानता? ये जिसको हम सिविल सर्विस के भी नाम से जानते हैं। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विसेज। तो आपको अगर आपको डीएम, एसएसपी या फिर एसडीएम, तो हर जिले में आपको ये लोग दिखते होंगे। तो ये जो भी लोग हैं, जो बड़े ऑफिसर हैं, जो कि जिले का पूरा कार्यभार संभालते हैं, जिले की पुलिस व्यवस्था संभालने का जिम्मेदारी आईपीएस की होती है, और जिले की जो भी बाकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी सामाजिक या जो भी सिविल सर्विसेज हैं, उनको सँभालने की ज़िम्मेदारी आईएएस की है। तो यूपीएससी के थ्रू होते हैं, और शायद इस एग्ज़ाम के बारे में ऑलमोस्ट हमारे देश का सारा यूथ जानता है, जो भी प्रिपरेशन कर रहा होता है, जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होता है, तो उसको सिविल सर्विसेज के बारे में पता है। तो चलिए और देखते हैं कि इनकी क्या-क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। तो आईएएस और आईपीएस जो है, वो हमारे देश के एडवांसमेंट और देश के मैनेजमेंट दोनों में बहुत ही क्रूशियल हैं, और वो क्यों हैं वो मैं बताता हूँ। कि जब आप आईएएस और आईपीएस में सिलेक्ट हो जाते हैं, तो आईपीएस बनने के बाद आप पुलिस में बेसिक, यानी कि आप एसपी, डीएसपी लगते हैं, और उसके बाद आईएएस बनने के बाद आप डीएम, एसडीएम ये होते हैं। उसके बाद आप प्रमोशन होते-होते आईपीएस एक प्रमोट होते-होते आईजी, डीआईजी, यानी कि जितनी भी राज्य की पुलिस व्यवस्था है उसमें ऊँची पोज़ीशंस पे जाते हैं। तो जो भी अब अगर हमारी राज्य की पुलिस व्यवस्था अच्छी होगी, और राज्य में ही नहीं, जो केंद्रीय, जो आर्मी के छोड़ के जो भी केंद्रीय शासित, जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्सेज हैं, सीआरपीएफ, बीएसएफ, उनके जो हेड हैं वो भी आईपीएस होते हैं। और आईएएस हर मंत्रालय के जो सचिव हैं वो सारे। और आईएएस की अगर बात करूं तो आईएएस जैसे डीएम, एसएसपी बनने के बाद फिर सचिवालय मंत्री में मंत्रालय में सचिवालय बनते हैं, सचिवालय में सचिव, अलग अलग मंत्रालय में सचिव। और फिर उनका योगदान ये है कि वो जो भी कोई नई वो आती है, स्कीम आ रही है गवर्नमेंट की, या कुछ भी नया डिसीजन लेना है, तो उसको उसमें सीधे-सीधे वो मिनिस्टर्स को, या फिर जो भी जो हमारे लोकसभा में जो लोग बैठे हैं, हमारे जो मंत्री हैं, उन सबको सीधा-सीधा वो बताते हैं, उनको एक सजेशंस देते हैं। तो उनका बहुत बड़ा योगदान है आईएएस और आईपीएस का। और इन दोनों को परफेक्ट हार्मनी में काम करना चाहिए, यानी कि इन दोनों को एक साथ काम करना चाहिए। क्योंकि जब तक आप खुद सोचें कि जिले की पुलिस और जिले की जो सिविल सर्विसेज है, वो लोग काम, अगर जिले में पुलिस व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, तो आप स्कीम्स को लागू ही नहीं कर सकते। आप कभी भी जो चीज़ आप स्कीम कोई लोगों के लिए लाना चाहते हैं, गरीबों के लिए कुछ लाना चाहते हैं, तो जब तक जिले में एक पुलिस व्यवस्था अच्छी नहीं रहेगी, यानी कि शांतिपूर्वक सारे काम नहीं होंगे, तो वो हो ही नहीं सकता। तो दोनों को एक साथ काम करना पड़ेगा। जैसा मैंने बताया, ऐसे आईएएस एक डीएम और कलेक्टर की तरह, और आईपीएस की पहली पोस्टिंग एसपी और डीएसपी की तरह होती है जनरली। तो इनकी सैलरी के बारे में बात करते हैं, तो इनकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 56,100 रुपए होती है। और ट्रेनिंग के दौरान इनकी सैलरी 30,000 33,000 से 35,000 के बीच में आती है, डिडक्शन होने के बाद।
उसके बाद जब 8 साल की सर्विस की अगर मान लें तो ग्रोथ होने के बाद इनकी सैलरी 1,31,249 तक पहुँच जाती पर मंथ या फिर 15 लाख पर ईयर। और मैक्सिमम सैलरी की अगर बात करता हूँ तो इनकी मैक्सिमम सैलरी यानी कि रिटायरमेंट होने होने तक इनकी 2.5 लाख रुपए पर मंथ तक सैलरी हो जाती है। और इनकी अगर मैं बात करूँ अलाउंसेस की तो इसमें ये सारी बेसिक पे थी, उसके अलावा अलाउंसेस में डीए, एचआरए, टीए ये सारे अलाउंसेस भी उनको मिलते हैं और उसके अलावा उनको रहने को घर भी मिलता है और कुछ लोग ड्राइवर, फाल्वर ये सारी चीज़ें सुविधाएँ भी उनको मिलती हैं। तो ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है यूपीएससी, उसको आपको क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद आप आईएएस और आईपीएस लगते हैं। तो अगली जिसकी मैं बात करने वाला हूँ, वो है एनडीए एंड डिफेंस सर्विसेज। तो जो लोग देश की सेवा डायरेक्ट बॉर्डर पे रहकर या फिर डायरेक्ट एक होता है ना कि आपको यूनिफ़ॉर्म में रह के आप देश की सेवा करना चाहते हैं, देश के लिए लड़ना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए डिफेंस सर्विसेज है। तो नेशनल डिफेंस अकेडमी जैसे एनडीए जो डायरेक्ट आपको अगर लेफ्टिनेंट वगैरह बनना ऑफिसर पोस्ट के लिए एनडीए सीधे-सीधे निकालते हैं, तो एनडीए तो हो गया थल सेना के लिए यानी कि इंडियन आर्मी के लिए। तो आपको अगर और भी जो जो बाकी सेनाएँ हैं जैसे कि जल सेना और वायु सेना, जो यानी कि इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, तो उसमें जाने के लिए अलग-अलग एग्ज़ाम होते हैं, जैसे एनडीए हो गया, सीडीएस है, एएफ कैट है। तो ये सारे एग्ज़ाम हैं जो आपको निकालने पड़ते हैं अगर आपको पोस्ट आपको गौर वो सॉरी ऑफिसर पोस्ट चाहिए डिफेंस सर्विसेज में। तो इंडियन आर्मी के बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, जो इंडियन आर्मी है हमारे देश की जो मिलिट्री फोर्स है उसका नाम इंडियन आर्मी है। और 3 यूनिफ़ॉर्म सर्विसेज होती हैं इसमें, जैसे कि इंडियन आर्मी हो गई, इंडियन नेवी है और इंडियन एयर फोर्स है। तो इसके बारे में चलिए आप मैं आपको बताता हूँ कि जिनकी सैलरी है वो कैसे-कैसे है। तो अगर आप जो आप अगर ऑफिसर लेवल का यानी कि एनडीए पास करके जाते हैं या एएफ कैट पास करके जाते हैं तो लेफ्टिनेंट बनते हैं। तो लेफ्टिनेंट की जो सैलरी होती है वो 68,000 रुपए होती है। फिर आप सूबेदार मेजर होते हैं जिसकी 65,000 रुपए है। फिर आप मेजर होते हैं, 1 लाख रुपए सैलरी है। तो ये सैलरी रेंज है, ये सारी बेसिक पेज़ हैं। इनके अलावा इनको एचआरए, डीए, टीए और रहने को घर और बाकी सुविधाएँ जो कैंटीन सुविधाएँ होती हैं आर्मी में, बहुत सारी अलग-अलग सुविधाएँ हैं जो इनको मिलती हैं। तो ये इसीलिए ये बहुत ही प्रेस्टीजियस एग्ज़ाम हो जाता है और बहुत ही एक पावरफुल पोज़ीशन हो जाती है। एक आप देश की सेवा में डायरेक्ट यूनिफ़ॉर्म सर्विसेज़ जिनको अलग प्राइड फ़ील होता है उसको पहनने के बाद, तो इसलिए मैंने एनडीए और डिफेंस सर्विस को ऊपर रखा हुआ है। तो अगली जिस पोजीशन की मैं बात करने वाला हूँ या जिस वैकेंसी या फिर जिस पोस्ट की बात करने वाला हूँ वो है इसरो या डीआरडीओ। इसमें साइंटिस्ट और इंजीनियर। तो इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या फिर डिफेंस ये जो डीआरडीओ है वो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये डिफेंस जितना अपना टैंक्स बनते हैं या फिर गन्स बनती हैं या फिर जितनी आर्मरी है हमारे देश की या डिफेंस से रिलेटेड जो भी हथियार या जो कुछ है उनके उनका बनाने उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम जो होता है वो डीआरडीओ होता है। और इसरो का काम आपको पता है कि स्पेस से रिलेटेड जो भी कुछ है, यानी कि अगर हमें मून पे कुछ भेजना है या फिर स्पेस में कोई सैटेलाइट भेजनी है या फिर कोई और चंद्रयान, मंगलयान या फिर गगनयान, तो ये सारी जो जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे इसरो देखती है। यानी कि हमारी जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडिया की इसरो के नाम से है, जैसे कि अमेरिका की नासा है। तो उसमें इन दोनों में आप साइंटिस्ट और इंजीनियर्स लग सकते हैं, तो वो बहुत ही अच्छी पोजीशन है। तो पहले तो मैं बताता हूँ कि उनका क्या करना होता है, क्या होता है। तो इंजीनियरिंग कैंडिडेट जो भी इंजीनियरिंग कर चुका है और उनका इंटरेस्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में या फिर उनका इंटरेस्ट है स्पेस में और इन सारी चीज़ों में, तो इन वो इस पोस्ट के लिए जो साइंटिस्ट और इंजीनियर की पोस्ट है इसरो या डीआरडीओ में उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इनका काम जैसा कि आप समझ रहे होंगे कि आपका काम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आपके पास अगर नए नए आइडियाज़ हैं या आपका इंटरेस्ट है उस फील्ड में तो आपके लिए बहुत ही अच्छी जॉब है। तो मैं इनकी अगर सैलरी की बात करता हूँ तो सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहली जो होती है अगर मैं नीचे से बात करूँ साइंटिस्ट इंजीनियर एसई जिसको बोलते हैं वो सबसे नीचे होता है। उसकी सैलरी जो होती है बेसिक पे 15,600 से लेके 39,900 रुपये तक होती है। उसके बाद साइंटिस्ट एसएफ आता है जिसकी सैलरी 37,400 से लेके 67,000 रुपये तक की होती है। फिर साइंटिस्ट और इंजीनियर एसजी आता है जिसकी सैलरी 37,400 से लेके 67,000 रुपये तक होती है। फिर आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट आता है जिसकी सैलरी 67,000 से लेके 79,000 तक होती है। फिर डिस्टिंग्विश साइंटिस्ट आता है जिसकी सैलरी 75,500 से लेके 80,000 रुपये तक की सैलरी है। तो ये जो सैलरी है जैसे कि मैंने आपको एक बताया कि नीचे से ऊपर तक की जो जो है अगर आप एंट्री लेते हैं तो एंट्री लेवल जो आपकी एसई से होती है, यानी कि साइंटिस्ट इंजीनियर एसई, फिर एसएफ, फिर एसजी, फिर आउटस्टैंडिंग, फिर डिस्टिंग्विश साइंटिस्ट। तो ये सारी जो सैलरी की जो मैंने बताई ये इनकी बेसिक सैलरीज हैं। इसके अलावा अलाउंसेस अलग हैं सारे और इनकी जो अलग फैसिलिटीज़ हैं जो भी मिलती हैं वो सब अलग हैं। तो अगर आप इसरो या डीआरडीओ में काम करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी जॉब है और बहुत ही अच्छी पोस्ट है। तो अगली जिस पोस्ट की बात करने वाला हूँ वो है आरबीआई ग्रेड बी। तो आरबीआई के बारे में कौन नहीं जानता। आरबीआई हमारे देश की सेंट्रल बैंक है, यानी कि सेंट्रल बैंक जो रेगुलेटिंग बैंक जिसको कहते हैं, जो भी इंडिया का बैंकिंग सिस्टम है कि उनमें कितना रेपो रेट या फिर उनका रेट क्या रहेगा, इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, वो सब कुछ डिसाइड करने का जो काम है आरबीआई का है कि देश में कितना
जो रुपया है वो मार्केट में रहेगा, मतलब जो भी इंटरेस्ट रेट, जो कुछ काम है बैंकिंग से रिलेटेड, जो कुछ है उसके नियम कानून, उसका रेगुलेशन का काम होता है आरबीआई का। हर देश की एक सेंट्रल बैंक होती है और हमारे देश की सेंट्रल बैंक है आरबीआई, जिसको हम कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इतनी बड़ी प्रेस्टिजियस संस्था में अगर काम करना है तो उसके लिए उसके ऑफिशियल ऑफिशियल लेवल की एंट्री के लिए आपका एग्जाम होता है आरबीआई ग्रेड बी, जिसको हम बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो इन आरबीआई वन कैन भी, जैसे अगर अगर आप आरबीआई में ग्रेड बी के थ्रू जाते हैं तो आरबीआई का आपका जो प्रमोशन है वो हाईएस्ट प्रमोशन आपका हो सकता है डिप्टी गवर्नर तक, यानी कि आप गवर्नर से नीचे ही रहेंगे। गवर्नर बनने के लिए आपको वो अलग चीज़ें होती हैं, वो एक कहते हैं कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस होता है, पर आप इस एग्ज़ाम के थ्रू आप डिप्टी गवर्नर तक जा सकते हैं। और अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्ट है और आप चाहते हैं कि आरबीआई जैसी संस्था में काम करना चाहे, तो ये आपके लिए बेस्ट चीज़ हो सकती है अपना करियर स्टार्ट करने के लिए, कि अगर आप आरबीआई में ग्रेड बी का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आप हो सकता है अपनी करियर के एंड तक डिप्टी गवर्नर भी बन जाएं आरबीआई के। इसका तो आरबीआई इस पोस्ट के लिए अलग एग्जाम कराती है, जिसको हम आरबीआई ग्रेड भी बोलते हैं। तो इसकी सैलरी के बारे में कुछ बात करते हैं। तो इनिशियल बेसिक पे जो होती है इनकी वो है 55,200 रुपये, और फिर पर ईयर इंक्रीमेंट भी होता है 28,850 रुपये का 9 ईयर तक। तो उसके बाद 9 ईयर के बाद आपकी जो बेसिक पे हो जाती है 80,850 है। फिर इंक्रीमेंट फिर से रहता है 28,050 रुपये का, जो नेक्स्ट 2 ईयर तक रहता है, जिसको आप फिर आप एफिशिएंसी बार पे पहुंच जाते हैं। एफिशिएंसी बार होता है जो कि यानी कि 9 और 2 11 साल बाद होता है। उसके बाद 11 साल जब आपकी सर्विस की हो जाती है तो आपकी जो सैलरी है वो हो चुकी होती है बेसिक पे 86,550 रुपये, और फिर उसके बाद ईयरली इंक्रीमेंट जो होता है वो बढ़ के हो जाता है 3300 रुपये, यानी कि फिर अगले 4 साल बाद आपका 3300 रुपये होता है। तो आपकी जो 16 साल बाद आपकी जो मैक्सिमम बेसिक पे बनेगी वो हो जाएगी 99,750 रुपये, यानी कि 1 लाख के आसपास। ये बेसिक पे है, इसके ऊपर आपके अलाउंसेस, आपकी अदर फैसिलिटीज़, जो भी चीज़ें हैं वो एडिशनल हैं। तो बेसिक पे आपकी लास्ट तक हो जाती है 99,750, 1 लाख रुपए के आसपास। और ये अभी है, उसका जैसे जैसे आपका ग्रेड पे बढ़ता जाता है या फिर पे कमीशन आते हैं तो आपकी सैलरी बढ़ती रहती है। उसकी चलिए मैं अब दूसरी जो आगे की 5वें नंबर की जिसकी मैं बात करने वाला हूँ वो है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का जो प्रीलिम्स होता है वो, यानी कि इसका एग्जाम यूपीएससी ही कराता है, और इसका जो प्रीलिम्स है वो आईएएस और आईपीएस वाले एग्जाम के साथ ही होता है, यानी कि दोनों का कम जो सिविल सर्विस एग्जाम होता है तो उसमें ही प्रीलिम्स इनका एक सेम होता है। और फिर जो लोग फॉरेस्ट सर्विस के लिए ऑप्ट करते हैं उनका मेंस एग्जाम अलग होता है, और जो लोग आईएएस और आईपीएस के लिए ऑप्ट करते हैं उनका मेंस एग्जाम अलग होता है। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज भी यूपीएससी के द्वारा ही कराया जाता है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे होंगे इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, तो इनका जो काम होता है वो हमारे जो फॉरेस्ट, यानी कि जो हमारी वन जो है हमारे देश के वन वन जो जीवन है उनका, यानी कि पशु पक्षियों, उन सब की प्रोटेक्ट करना और उनको अच्छे से, उनका जो हमारा जो एनवायरनमेंट है यानी कि हमारा पर्यावरण है उसकी रक्षा करना, इनका वो सबसे बड़ा काम होता है। तो आपको अगर आपके वन जीवन में या फिर आपको पशुओं के जीवन में, यानी कि और आपको अगर हमारे क्लाइमेट और एनवायरनमेंट में कुछ थोड़ा इंटरेस्ट है तो आपके लिए ये सबसे अच्छा एक तरीका हो सकता है कि आप अपनी हरियाली और अपने क्लाइमेट से क्लोज भी रहेंगे और आप एक अच्छे ऑफिसर की पोस्ट पर भी रहेंगे, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और इनका काम ये होता है कि जो भी गवर्नमेंट के द्वारा नई नई पॉलिसीज लाई गई हों, नई नई योजनाएं लाई गई हों ताकि हमारा एनवायरनमेंट और हमारा फॉरेस्ट अच्छे रह सकें, तो उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना वो इनका काम होता है। और दूसरा, जो फॉरेस्ट से डिपेंडेंट लोग होते हैं या फिर फॉरेस्ट से डिपेंडेंट, यानी कि अगर वन पे डिपेंडेंट कौन लोग हैं, यानी सबसे पहले तो जानवर जो वहाँ रहने वाले हैं, उसके अलावा कुछ लोग होते हैं जो वन वन में बनी चीजें, यानी कि जो जो भी वन से उनको मिलता है फूल पत्ती फल, उन पे डिपेंडेंट जो कम्युनिटीज हैं उनकी रक्षा करने का काम, सबसे उनका उनका एक भला सोचने का काम जो होता है वो है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर का काम। तो इसकी अगर सैलरी की बात करता हूँ, वो है सबसे पहले जैसे असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल होता है फॉरेस्ट का, उसकी जो पर एनम की सैलरी है वो है 10 लाख रुपए। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल की होती है उसकी 12 लाख रुपए पर एनम, यानी कि पूरे साल की। इंस्पेक्टर जनरल की जो होती है वो 13 लाख रुपए पर एनम। एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर होता है उसकी हो जाती है 14 लाख रुपए पर एनम। और जो सबसे ऊपर की पोस्ट होती है प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, उसकी हो जाती है 15 लाख रुपए पर एनम। तो यानी कि आपकी जब एंट्री हो जाएगी, आप फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम क्लियर करते हैं तो आपकी पोस्ट होगी सबसे पहले असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, उसके बाद डिप्टी, फिर इंस्पेक्टर जनरल, फिर एडिशनल प्रिंसिपल, फिर उसके बाद प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर। तो ये हायरार्की है इनकी, उसी के हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ती जाती है और ये बेसिक पे है। इसके अलावा जैसा कि मैं हर पोस्ट में बता रहा हूँ आपको कि जो आपके अलाउंसेस हैं वो इसके एडिशनल हैं। तो मैंने आपको ये जी टॉप जो 5, ये मैंने बता दी आपको आज 5 जो टॉप की थी, और जो बाकी की 5 जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि 10 रहेंगी, जो बाकी की 5 हैं उनके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा अगली वीडियो का। तो मैं जल्दी ही अगली वीडियो डालूंगा जिसमें आपको मैं अगली 5 बताऊंगा जो रह गई हैं। तो अगली 5 जो टॉप 5 जो
जो मैंने टॉप 10 बताया उसमें जो बाकी की 5 जो हाईएस्ट पेइंग गवर्नमेंट जॉब है उनके बारे में आपको बताऊँगा। बने रहिए हमारे चैनल पर। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएँ और इसके अलावा हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है ईपीएफ ऐप। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू सो मच।